हेलो एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी विजन। और ये हमारी लास्ट वीडियो है ऑफ दिस जेई मेन सॉल्यूशन सीरीज़। और आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट फेब का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो अगेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस वीडियो विल बी सेम जैसा पहले हुआ करता था। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस देखेंगे और उस एनालिसिस के बाद फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। सो इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास 12 से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे इस पेपर में पूछे गए थे वो 53% थे। और क्लास 11 से जो परसेंटेज पूछा जा रहा था या पूछा गया था वो बेसिकली 47% के बराबर था। ये जो परसेंटेज है ये 30 क्वेश्चंस के बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि 57% जो है वो 30 क्वेश्चंस का पार्ट 12th का है। ठीक है। और 47% जो है टोटल 30 क्वेश्चंस का वो क्लास 11 से पूछा गया था। ठीक है। तो मोर और लेस लगभग फिर से वेटेज जो था वो 11th और 12th का लगभग बराबर ही था। अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अगर क्लास 11th की बात करें हम तो वेव से सवाल पूछे गए थे इस पेपर में। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस थे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, देन ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन अ प्लेन एंड यूनिट एंड मेजरमेंट्स, इन सभी से क्वेश्चन जो थे यहाँ से फ्रेम किए गए थे। उन चैप्टर्स की अगर हम बात करें जो इसमें नहीं आया था तो एक तो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद केटीजी से सवाल नहीं पूछा गया था, ऑसिलेशन से सवाल नहीं पूछा गया था। ये 3-4 टॉपिक ऐसे थे जिनमें से सवाल जो है नहीं फ्रेम किया गया था। ठीक है। सो मोर और लेस डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 11 के हिसाब से यूनिफॉर्म ही माना जा सकता है। ठीक है। अब अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में जो क्वेश्चंस जिन चैप्टर से पूछे गए थे वो था कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर से पूछा गया था सवाल, एटम से क्वेश्चन पूछा गया था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से क्वेश्चन पूछा गया था, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे इनफैक्ट 3 सवाल पूछे गए थे। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं या चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आए थे तो एक चैप्टर तो था पहला चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके बाद ईएमआई से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद न्यूक्लियाई से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम नहीं किया गया था। तो इसको भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लास 12th का भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही था। मतलब क्लास 11th और 12th कंबाइंडली अगर हम एक साथ देखें तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 4-5 चैप्टर्स को छोड़ करके। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके ही जाना था इस पेपर को सॉल्व करने से पहले। सो नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट। सो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन जो था ये थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था, कार्नोट इंजन के ऊपर है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखते हैं। A Carnot engine operating between 2 reservoirs has efficiency 1/3. When the temperature of cold reservoir raised by x, its efficiency decreases to 1/6. The value of x if the temperature of hot reservoir is 99 degrees Celsius will be. ठीक है। सो हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर फिक्स है जो कि है 99 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। सो अपने को ये पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इस x की बात हो रही है, इस x का वैल्यू निकालना है। सो सबसे पहले केस में इफिशियंसी जो है वो दे रखा है 1/3। सो इफिशियंसी कैन बी गिवन एज 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर बाई टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर। हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर 99 है तो ये हो जाएगा 372 केल्विन। सो यहाँ से कैलकुलेशन बैठाओगे तो T की वैल्यू आपको मिलेगी 2/3 इंटू 372 दैट इज 248 केल्विन। अब दूसरे केस में इफिशियंसी जो है 1/6 है और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर x से इंक्रीज हो रहा है। सो इफिशियंसी कैन बी गिवन एज 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस 248 प्लस x डिवाइडेड बाई 372। सो यहाँ से आप देखोगे तो 248 प्लस x बाई 372 की वैल्यू आ जाएगी 5/6। सो यहाँ से कैलकुलेशन करो, x की वैल्यू आपको मिलेगी 62 केल्विन के बराबर। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो मॉडरेट लेवल ऑफ प्रॉब्लम इसको बोला जा सकता है। सॉल्यूशन जो है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम था। सो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला असर्शन ए, टू मेटलिक स्फीयर्स। सो मेटलिक स्फीयर्स की बात हो रही है, मतलब कंडक्टर की बात हो रही है। सो टू मेटलिक स्फीयर्स आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, वन ऑफ देम इज हॉलो एंड अनदर इज सॉलिड एंड बोथ हैज द सेम रेडियस। ठीक है, सो सॉलिड स्फीयर विल हैव लोअर चार्ज देन द हॉलो वन, सो दिस इज रॉन्ग। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ हॉलो स्फीयर ओनली। तो अगर दोनों का रेडियस सेम है और दोनों को सेम चार्ज पे बेसिकली भेजा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का सेम पोटेंशियल पे चार्ज जब दोनों को किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि के क्यू बाई आर की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही है। वेर आर इज सेम, के इज सेम, देन क्यू शुड ऑल्सो बी सेम। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नाउ रीजन की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ मेटलिक स्फीयर डिपेंड ऑन द रेडियाई ऑफ स्फीयर्स। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो ये स्टेटमेंट तो सही है, कैपेसिटेंस ऑफ मेटलिक स्फीयर्स जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो ऑप्शन विल बी 1। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से पूछा जा रहा था। सो क्वेश्चन देखते हैं। एज शोन इन द फिगर, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विथ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस पाई बाई 10 मीटर इज कैरिंग करंट 3 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द आर्क इज। तो यहाँ पे सेंटर ओ है, इस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पूरे सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो अगर हमें इस पूरे सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं, एक ये वायर सेगमेंट, एक ये वायर सेगमेंट और ये एक सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से सेंटर ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 होगा, क्योंकि दिस स्ट्रेट लाइन का जो आप फार्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 इस केस में, इन दोनों के केस में इनफैक्ट 0 और 180 डिग्री है। इस वजह से इन दोनों सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ इस सर्कुलर आर्क की वजह से आएगा, एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, एंड पाई की वैल्यू, पाई तो पाई ही रहेगा, आर की वैल्यू जो है वो पाई बाई 10 है। सो दिस विल बी पाई बाई 10। सो पाई से पाई कट गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 into 10⁻⁻6 Tesla. So correct answer will be 3 micro Tesla. So pretty much straightforward question, directly formula based question था, easy to moderate side में इसको रख सकते हैं आप। Coming to the next question. So ये भी एक statement based type question है। So question देखते हैं। A coil is placed in magnetic field such that plane of coil is perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है, तो magnetic field is perpendicular to the plane of the coil, ये दिया जा रहा है। Now the magnetic flux through a coil can be changed. So यहाँ पे coil है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। सो फ्लक्स यहाँ पे डायरेक्टली अगर देखा जाए सो इट विल बी BA cos 0 और cos 180 डिग्री। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका फ्लक्स को जो है कैसे बदला जा सकता है। बाई चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल, तो ये स्टेटमेंट सही है, बी बदलोगे तो बदल जाएगा फ्लक्स। बाई चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बाई चेंजिंग द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड लास्ट, बाई रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। सो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की जब बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू भी बदल सकता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो B डॉट ए कॉस 0 से B डॉट ए कॉस 180 में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो जेई ने ऑप्शंस दिए थे उस ऑप्शंस में या तो ABC पिक करना था या तो ABD पिक करना था। अब जब हम पिक करने के बारे में यहाँ पे कमेंट करेंगे तो विल बेटर गो विथ A, B एंड C ओनली, दैट इज ऑप्शन 2। D को हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब एक सिंगुलर कॉइल है यहाँ पे, तो हम स्पेसिफिकली ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो होगा वो किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सो हेंस वी कांट कमेंट प्रिसाइजली अबाउट ऑप्शन डी। बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2 ओनली।
ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हैविंग एम्पलीट्यूड x वोल्ट इज सुपर इम्पोज्ड विद अ कैरियर सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड y वोल्ट। तो ये कैरियर सिग्नल है और ये ओरिजिनल सिग्नल है। इन सेकेंड केस द सेम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड विद डिफरेंट कैरियर सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड 2y वोल्ट। दूसरे केस में जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो उसमें कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 2y वोल्ट है। तो रेशियो ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टू केसेस, तो पहले केस में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा वो आएगा x/y और दूसरे केस में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा वो आएगा x/2y। सो m1/m2 विल बी इक्वल टू 2:1। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। सो इन दिस वे दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, प्रीटी मच इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन देखते हैं। For a body projected at an angle with the horizontal from the ground, choose the correct statement। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज रॉन्ग क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिकम्स v cos थीटा। Vertical component of momentum is maximum at the highest point. This statement is also wrong. Vertical component तो zero हो जाता है. And the kinetic energy is zero at the highest point. This statement is also wrong. क्योंकि एक horizontal component की velocity तो बचती है. So kinetic energy will be half m v cos theta का whole square. So correct answer will be option 1. So again a easy level of problem. ठीक है, next problem पे चलते हैं. Two objects A and B are placed at 15 centimeter and 25 centimeter from the pole in front of a concave mirror, having radius of curvature 40 centimeter. Now the distance between images formed by the mirror is। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर है। दैट मीन्स फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नाउ एक ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पे और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। तो मिरर फॉर्मूला हम ए के लिए लगाएं, देन 1/VA प्लस -1/15 कैन बी रिटन एज -1/20 क्योंकि कॉन्केव मिरर है, हेंस इसका जो फोकल लेंथ होगा इधर की तरफ होगा। सो यहाँ से कैलकुलेशन बैठाओगे तो VA की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर के बराबर। उसी तरीके से अगर तुम B पे अगर तुम मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो 1/VB प्लस -1/25 इज इक्वल टू -1/20। तो यहाँ से VB की वैल्यू आपको मिलेगी -100 के बराबर। सो एक जो है इमेज इधर की तरफ बनेगा और दूसरा इमेज जो है उधर की तरफ बनेगा। हेंस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इमेजेस विल बी 160 सेंटीमीटर के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगेन अ मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम। Next problem. The Young's modulus of a steel wire of length 6 meter and cross sectional area 3 millimeter square is 2 × 10⁻11 Newton per meter square. Now the wire is suspended from its support on a given planet. A block of mass 4 kg is attached to the free end of the wire. Then the acceleration due to gravity on the planet is 1/4 of its value on the earth. Then the elongation in the wire is। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले केस में जो है बेसिकली किसी प्लैनेट पे इसको लटकाया जा रहा है और जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी के g/4 के बराबर है, मींस 1/4 के बराबर है। तो इलोंगेशन बेसिकली हो जाएगा डेल्टा एल की वैल्यू दैट विल बी फोर्स बाय एरिया इनटू लेंथ बाय यंग्स मॉडुलस। नाउ फोर्स विल बी इक्वल टू mg दैट इज 4 × 10/4 क्योंकि g की वैल्यू इस प्लैनेट पे g/4 के बराबर है। सो दिस विल बी फोर्स बाय एरिया। एरिया की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको 3 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। सो दिस विल बी 3 × 10⁻⁻6 into length that is 6 by Young's modulus that is 2 × 10⁻11। ये आपका मीटर में बेसिकली वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से 4 कट गया, ये 6 कट गया, ठीक है, ये 7, ये आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। 10⁻4 मीटर मतलब 0.1 मिलीमीटर के बराबर मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड।
So pretty much direct problem, again a easy level of problem. Next, equivalent resistance between the adjacent corner of a regular n-sided polygon of uniform wire of resistance R would be. ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R के बराबर है, ठीक है, और अपने को निकालना है पॉलीगन का R इक्विवेलेंट बिटवीन एडजेसेंट साइड्स. तो मान लो ये ऐसा एक पॉलीगन का एक साइड है और बाकी जो दूसरे साइड्स हैं इस तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है. सो इन दोनों के बीच में अपने को निकालना है. तो अगर इसका रेजिस्टेंस R मान लिया जाए तो इस पूरे का जो रेजिस्टेंस होगा वो n-1 इंटू R हो जाएगा. सो दिस टू विल बी इन पैरेलल, सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R इंटू n-1 इंटू R बाई NR. सो R से R काट दो, so n-1 into R by n. Now total resistance is capital R, so we can say that n into R is equal to capital R. So small r की वैल्यू आ जाएगी n-1 into R by n स्क्वायर के बराबर. So correct answer will be option first. ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा सोचना पड़ता आपको इसमें, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट साइड में रखा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम. As shown in the figure, a block of mass 10 kg is lying on a horizontal surface, is pulled by a force F acting on at an angle of 30 degree with horizontal. For mu s is equal to 0.25, the block will just start to move for the value of F. So अपने को वो वैल्यू ऑफ F निकालना है जिससे इसका मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाए. So अगर हम इसका FBD देखें तो इसका कंपोनेंट जो इधर वाला है यही इसको चलाने वाला है, और इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, और फ्रिक्शन यहां पे है. सो टू मूव द ब्लॉक F cos थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है, एंड फॉर मिनिमम वैल्यू दैट वी हैव टू फाइंड आउट, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एन के बराबर, वेयर नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, दैट इज f sin 30. सो F को अगर एक तरफ ले जाओ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, सो दिस विल बी, यू कैन से दैट F इंटू कॉस 30 प्लस म्यू साइन 30 इज इक्वल टू म्यू mg. सो यहाँ से आप वैल्यूज को पुट करिए. म्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.25, m की वैल्यू दे रखी है दैट इज 10 kg, एंड g की वैल्यू दे रखी है दैट इज 10. सो F की वैल्यू विल बी 25.22 न्यूटन के बराबर. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. ठीक है, सो अगेन अ मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम. अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं. सो ये प्रॉब्लम जो है ये फिर से स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, असर्शन और रीजन बेस्ड. सो असर्शन देखते हैं सबसे पहले. फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम, द वोल्टमीटर विथ रेजिस्टेंस 1000 ओम विल बी प्रीफर्ड ओवर वोल्टमीटर विथ रेजिस्टेंस 4000 ओम. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. वोल्टमीटर ज्यादा बेटर तब काम करेगा जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा. मींस अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो वो सबसे बढ़िया तरीके से काम करेगा. तो 1000 ओम वोल्टमीटर विल नॉट बी प्रीफर्ड ओवर 4001. 4001 विल बी प्रीफर्ड. Coming to the reason, voltmeter with higher resistance will draw a smaller current than the voltmeter with lower resistance. So this statement is your correct statement and this one is your wrong statement. So correct answer is option 1. ठीक है, easy level problem. ठीक है, next problem, choose the correct statement about Zener diode. So Zener diode के बारे में यहाँ पे अपने को statement pick करना है. It works as a voltage regulator in reverse bias and behaves like a simple PN junction diode in a forward bias. So this statement is correct. रिवर्स बायस में रहता है तभी ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, और जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज अ डायोड. बाकी स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट है, फिर भी हम देख सकते हैं इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम. Choose the correct length versus square of time period graph for a simple pendulum executing SHM. तो टाइम पीरियड SHM होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. तो टी स्क्वायर अगर करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल. सो टी स्क्वायर एंड एल का स्ट्रेट लाइन जो होगा वो ऑप्शन 3rd हो जाएगा. अगेन इजी प्रॉब्लम.
Coming to the next problem, the escape velocities of two planets A and B are in the ratio 1:2. If the ratio of their radii respectively is 1:3, then the ratio of acceleration due to gravity of planet A to the acceleration due to gravity of planet B will be. ठीक है, सो हमें पता है कि escape velocity जो होता है वो √2gm/r के बराबर होता है. सो दिस कैन बी गिवन एज 2gr के बराबर. नाउ escape velocity 1 by escape velocity 2, this is given as 1:2, which is equal to √2g1r1 by √2g2r2. सो रेडाई का रेशियो जो है वो 1:3 दिया हुआ है. सो दिस कैन बी गिवन एज g1/g2 इंटू 1/3. सो स्क्वायर करो तो g1/g2 विल बी इक्वल टू 3/4 के बराबर. So correct answer will be option 4. So moderate side of problem. Next problem. An electron of a hydrogen-like atom having Z is equal to 4 jumps from the fourth energy state to second energy state. The energy released in this process will be. तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन लाइक एटम की, जिसका Z का वैल्यू 4 है, और इसमें जो है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे जंप किया जा रहा है. तो एनर्जी रिलीज की बात हो रही है. सो डेल्टा एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/16. दैट इज दिस विल बी इक्वल टू 3/16. सो दिस गॉन. सो दिस विल बी इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इजी टू मॉडरेट साइड प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिगर्स ए बी सी एंड डी शो वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम, देन द इम्पल्स इज हाईएस्ट इन. तो इम्पल्स जो होता है वो एरिया अंडर एफ टी कर्व होता है. तो देख लो किसमें से एरिया सबसे ज्यादा है. ऑब्वियस सी बात है, तुमको दूसरे वाले में से एरिया जो है सबसे ज्यादा मिलेगा. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. इसका एरिया जो है वो है 2 × 0.5, दैट इज 1. इसका एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है. सो हाफ इंटू 1 इंटू 0.5 दैट इज 1/4. इसका एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, दैट इज हाफ इंटू 1 इंटू 0.75 दैट इज 0.35. और इसका लास्ट में एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 2 इंटू 0.5 दैट इज 1/2. सो बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. सो प्रीटी मच इजी प्रॉब्लम, कोई भी बच्चा इसको कर सकता था. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. If the velocity of light c, universal gas gravitational constant g and the Planck's constant h are chosen as fundamental quantities, then the dimension of mass in this new system is. So इन तीनों को fundamental quantity चूज किया जा रहा है. तो mass can be written as c raised to power a, g raised to power b and h raised to power c. c is the speed of light, so this will be lt minus 1 raised to power a. Gravitational constant is force into r square by kg square. So force that is kg meter per second square by m square into kg square. तो एक ये कट गया, एक ये कट गया. So this will be m minus 1 l minus 1 t minus 2 का power b and h is energy. Sorry, Planck's constant, that is energy by frequency. So ml square t minus 2 by frequency. Frequency is equal to 1 by time period, so this will be t minus 3. So ml square t minus 3 raised to power c. और इधर है m raised to power 1. So अपने को अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का पावर राइट हैंड साइड के पावर से मैच करना पड़ेगा. मास का पावर जैसे यहाँ पे 1 है, तो इधर भी मास का पावर 1 होना चाहिए. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस सी. ये पहला इक्वेशन. इधर l का पावर 0 है, तो इधर भी l का पावर 0 होना चाहिए. सो 0 शुड बी इक्वल टू a माइनस b प्लस 2c. और इधर t का पावर 0 होना चाहिए, तो इधर भी टोटल t का पावर 0 होना चाहिए. सो t का पावर इज माइनस a, यहाँ माइनस 2b, यहाँ पे माइनस 3c इज इक्वल टू 0. सो इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी हाफ, b की वैल्यू आएगी माइनस हाफ एंड c की वैल्यू आएगी हाफ. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4. ठीक है, तो मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम है, फिर से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम. इन द गिवन डायग्राम
3 low density gases A, B, C, pressure versus temperature graphs are plotted while keeping them at constant volume. Then the temperature corresponding to the point K is, तो जिस पॉइंट पे बेसिकली ये बेसिकली जीरो हो रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे प्रेशर जो है पूरा पूरा जीरो हो रहा है. एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी जीरो एट -273 केल्विन. सो करेक्ट आंसर डायरेक्टली विल बी सॉरी 0 केल्विन मीन्स -273 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. वैसे भी आप चाहो तो इसको इस तरीके से डील कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम. The ratio of average electric energy density to the total average energy density of electromagnetic wave. तो ये आपको बात पता होगा कि average electric energy density is equal to average magnetic energy density and they both are equal, so they will be equal to the half of the total electromagnetic energy. So ratio will be equal to half. Pretty much a straightforward question, easy level of problem. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज एफ नॉट. व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f नॉट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज v1. ठीक है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5f नॉट, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज. सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू माइनस वर्क फंक्शन. सो पहले केस में हाफ m v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू h2f नॉट माइनस f नॉट, एंड दूसरे केस में हाफ m v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू h5f नॉट माइनस f नॉट. सो रेशियो ऑफ v1 बाई v2 चाहिए, इन दोनों को डिवाइड कर दो. सो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर दैट इज v1 बाई v2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू hf नॉट बाई 4hf नॉट. सो v1 बाई v2 विल बी इक्वल टू 1 बाई 2. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1. ठीक है, इजी टू मॉडरेट साइड. सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है पूरा पूरा कंप्लीट होता है. विल नाउ एंटर इनटू द इंटीजर पार्ट. इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं और इन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन पिक करने होते हैं. सो विल स्टार्ट द डिस्कशन नाउ. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम एट रेस्ट. If the brakes were applied at half of this distance, the train engine would cross the station with a speed of √x meter per second. Then the value of x is. देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे एक ट्रेन है और यहाँ पे कुछ स्टेशन है. ठीक है, यहाँ पे स्टेशन है. सो अगर ट्रेन ने यहाँ से 500 मीटर दूर पे अगर ब्रेक लगाया, ठीक है, यहाँ पे अगर उसने ब्रेक प्रेस किया तो ये जो है स्टेशन पे जाकर के रुक जाएगा. ठीक है, और इससे पहले ये मूव कर रहा था यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से. अगर ब्रेक 250 मीटर पे अगर लगाया जा रहा है, स्टेशन से अगर 250 मीटर डिस्टेंस पे अगर ब्रेक लगाया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि ट्रेन जो है स्टेशन किस स्पीड के साथ क्रॉस करेगा. ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले इस केस का अगर हम देखें, जब ब्रेक जो है 500 मीटर दूर लगाया जा रहा है, देन वी कैन से दैट final velocity square that is 0 minus 20 square is equal to 2 times acceleration into 500. और दूसरे केस में जहां पे ब्रेक 250 मीटर पे लगाया जा रहा है, वहां की वेलोसिटी अपने को निकालनी है. सो वेलोसिटी को मान लो v. सो v स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू 250. दोनों को डिवाइड कर दो. तो डिवाइड करोगे तो v स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बाई 20 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड किया जाए, ये माइनस होगा. सो इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 250 बाई 500. सो ये आ जाएगा हाफ. सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर इंटू 1 माइनस हाफ. सो दिस विल बी इक्वल टू 400 बाई 2. देयरफॉर v विल बी इक्वल टू 20 बाई √2. तो जिस वेलोसिटी के साथ ये क्रॉस करेगा वो 20 बाई √2 के बराबर होगा. सो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 10√2 हो जाएगा या फिर अंडर रूट ऑफ 200 के बराबर हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर विल बी 200. सो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, लैंग्वेज अच्छा था इसका. सो मॉडरेट साइड प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. अ फोर्स F इज इक्वल टू 5 + 3y स्क्वायर acts on a particle in the y direction where F is in Newton and y is in meter. Then the work done by the force during displacement from 2 meter to 5 meter is. So work done will be integration F
dy from 2 to 5. So this will be 5y plus y cube from 2 to 5. So this will be 25 plus 125 minus 10 plus 8. So here it will be 150 minus 18. So therefore it will be 132 के बराबर. So 132 joules is your answer. ठीक है, तो पावर रूल से इसको इंटीग्रेट करना था इस तरीके से. मॉडरेट साइड प्रॉब्लम अगेन. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Moment of inertia of a disk of mass m and radius r about any of its diameter is mr square by 4. Now the moment of inertia of the disk about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge will be x by 2. mr square, what is the value of x? तो ये डिस्क है, अपने को इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr square by 2 प्लस mr square यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है. So this will be equal to 3 by 2 mr square. Therefore x की वैल्यू will be 3. जनरली क्लास इलस्ट्रेशन में ये सब क्वेश्चंस किया जाता है. So this is a easy level of problem. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम. न्यूक्लियस A having Z is equal to 17 and equal number of protons and neutrons has 1.2 mega electron volt binding energy per nucleon. Another nucleus B of Z is equal to 12 has total 26 nucleons and 1.8 mega electron volt binding energy per nucleons. Then the difference of binding energy of B and A will be. So binding energy of A की अगर हम बात करें तो total number of nucleons जो बनेंगे यहाँ पे ये बनेगा 34. So this will be 34 into 1.2 mega electron volt. And binding energy of B अगर इसकी बात करें जाए तो total number of nucleons are 26. So it will be 26 into 1.8. So अगर हम difference की बात करें, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू 34 इंटू 1.2 माइनस 26 इंटू 1.8. सो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करिए या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड योर आंसर विल बी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो करेक्ट आंसर विल बी 6. ठीक है, ये इजी प्रॉब्लम था ये भी. ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं. A square shaped coil of area 70 centimeter square having 600 turns rotates in a magnetic field of 0.4 Weber per meter square about an axis which is parallel to one of the side of the coil and perpendicular to the direction of the field. If the coil completes 500 revolution in a minute, then the instantaneous EMF when the plane of the coil is inclined at 60 degree the field. So अगर मुझको EMF की वैल्यू निकालनी है, so this will be the differentiation of flux. So ये हो जाएगा बी ए इंटू कॉस थीटा, उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन थीटा और थीटा का डिफ्रेंसिएशन डी थीटा बाई डी टी. सो दिस विल बी इक्वल टू बी ए साइन थीटा इंटू ओमेगा. ए की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है यहाँ पे. सो यहाँ पे एन को भी इंक्लूड कर लिया जाए. सो एन है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पे, साथ ही साथ ओमेगा की वैल्यू है. सो एन बी ए थीटा ओमेगा सारी वैल्यूज दी हुई है. थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री. सारे वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे. सो 600 इंटू 0.4 इंटू 70 इंटू 10⁻⁻4 इंटू हाफ इंटू this will be actually √3/2 into omega 500 revolution per minute. So this will be 500 into 2 pi divided by 60. इन सारे वैल्यूज को पुट करो, योर EMF विल बी 44 के बराबर. सो करेक्ट आंसर विल बी 44 वोल्ट. ठीक है, तो लैंग्वेज काफी लेंदी था बट प्रॉब्लम मॉडरेट साइड का था. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम. ब्लॉक इज फास्टेन टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग. The block is pulled to a distance x is equal to 10 cm from its equilibrium position, which is at x is equal to 0 on a frictionless surface from rest. Now the energy of the block at x is equal to 5 cm is 0.25 joules. Then the spring constant of the energy is. ठीक है, so x is equal to 10 cm पे पुल किया जा रहा है और अपने को एनर्जी पता करना है. अपने को एनर्जी दिया हुआ है ब्लॉक का x is equal to 5 cm पे. So we have to calculate the spring constant. So we can apply energy conservation. Initial energy जो है सिर्फ potential energy है, that will be half k 10/100 का स्क्वायर. और बाद का जो एनर्जी है उसमें एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस स्प्रिंग एनर्जी होगा. तो एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज 0.25 एंड एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के
5 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ के 5/100 का स्क्वायर. सो इसको इधर ले आओ. सो दिस विल बी हाफ के इंटू 75/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 25/100. सो 100 से 100 कटा, ये कटा 3. सो k विल बी इक्वल टू 100 इंटू 2/3. सो 200/3 मतलब लगभग कितना हो गया, 200/3 मतलब 67, लगभग 67 के आसपास आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर विल बी 67. ठीक है, तो ये भी मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम था. अगला प्रॉब्लम पे चलते हैं. इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3 बाई I2 इज. सो I1 ये रहा, I3 ये रहा और I2 ये रहा. ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, इस पॉइंट को मैं 0 वोल्ट पे मान लेता हूँ रेफरेंस पोटेंशियल. तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये -20 होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा -10 होगा. तो अपने पास I1 I2 यहां से निकल जाएगा और यहां से I3 निकल जाएगा. सो वी कैन से दैट I3 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10/10, ये हो जाएगा 1. I1 इज 10 - 0, सो दिस इज ऑल्सो 10/10 दैट इज 1 एंड I2 इज ऑल्सो 10/10 दैट इज 1. So this will be equal to 2. ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, एज सोन इन द फिगर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a thin plate of thickness T is equal to 10 micrometer and refractive index of mu is equal to 1.2 is inserted in front of a slit S1. तो इस YDSA एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एक स्लिट को डाला जा रहा है जिसका म्यू का वैल्यू है 1.2 और थिकनेस है इसका 10 माइक्रोमीटर के बराबर. द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन एयर एंड यूजेज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर. ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द प्लेट सेंट्रल मैक्सिमा इज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस ऑफ x b0. ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये अपने को निकालना है, वेयर b0 इज द फ्रिंज विड्थ. तो जैसे कि आपको पता है कि शिफ्ट जो होता है वो होगा डेल्टा x लैम्डा इंटू फ्रिंज विड्थ. डेल्टा x की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा म्यू टी माइनस टी डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू b0. सो दिस इज योर x. वैल्यूज पुट करो, म्यू की वैल्यू 1.2 है, थिकनेस की वैल्यू 10 है और लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर है. इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो x की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो होगा 4 के बराबर. सो x इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये भी मॉडरेट साइड का प्रॉब्लम था. अगले प्रॉब्लम पे आते हैं. सो अगला प्रॉब्लम है फ्लक्स से रिलेटेड है ये. A cubical volume is bounded by the surface x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0 and z is equal to a. इसका मतलब ये है कि इस क्यूबॉइड का या क्यूब का एक साइड जो है वो ओरिजिन पे है और दूसरा साइड जो है तीनों एक्सिस पे a तक फैला हुआ है. Now the electric field in the region is given by E naught x I cap, where E naught is equal to this, a is 2 centimeter, then the charge contained. So by applying the Gauss law, we can say that flux is equal to q by epsilon. एंड फ्लक्स कैन बी गिवन एज, ठीक है, ई नॉट एक्स से वेरी हो रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर ई नॉट एक्स आई कैप से अगर फील्ड वेरी हो रहा है इसका मतलब ये है कि फ्लक्स जो आएगा सिर्फ 2 फेज से आएगा जिसका एरिया वेक्टर आई कैप में होगा. तो 2 एरिया वेक्टर्स में से एक एरिया वेक्टर तो ओरिजिन पे है और दूसरा वाला एरिया वेक्टर जो है x इक्वल टू 2 पे है. हेंस टोटल आउटगोइंग फ्लक्स विल बी ई नॉट into 2/100 into area that is a square. So this is your flux जो I cap वाले एरिया वेक्टर से बाहर की तरफ जा रहा है will be equal to q naught by epsilon. एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁹. सो यहां ई नॉट की वैल्यू डाल दो, क्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 288 इंटू 10⁻⁻14 कूलम. सो कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 288 के बराबर. ठीक है, इस टाइप का भी प्रॉब्लम काफी बार आया है जेई में. ठीक है, तो आई विल कीप इट ऑन द इजी साइड ओनली. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम. The surface of water in a water tank of cross section area 750 centimeter square on the top of a house is h meter above the tap level. The speed of the water coming out through the tap of cross section area 500 millimeter square is 30 centimeter per second. At what instant dh by dt is
at that instant dh by dt is x into 10 raised to power minus 3 मीटर पर सेकेंड, देन वैल्यू ऑफ x इज, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक टैंक है, यहाँ पे एक टैंक है जिसका सरफेस एरिया जो है 750 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, और ये जो पानी है एक टैप से निकल रहा है यहां से बाहर, जिसका सरफेस एरिया जो है वो है 500 मिलीमीटर स्क्वायर। टैप से पानी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो जो टैंक में पानी है जिसकी हाइट h है उसका क्या रेट होगा। बेसिकली इसका जो टॉप लेयर है कितने वेलोसिटी से नीचे आएगा, तो अगर इसकी वेलोसिटी v1 मान लिया जाए तो इसमें और इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सो a1 की वैल्यू जो है वो है 750। सो मीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 750 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 इंटू v1 जो कि चाहिए अपने को इज इक्वल टू a2। सो दिस विल बी इक्वल टू 500 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6 इंटू v2, दैट इज 30 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2। सो देयरफॉर v1 विल बी इक्वल टू, जो कट रहा है उसका काट दो यहाँ पे, ये -2 है, ठीक है, तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो को कैंसल आउट कर देगा, ये 4 यहां से 2 बचेगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा। सो हियर इट विल बी 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 75। सो ये और ये कटा, ये आ गया 5। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लैंग्वेज आपको क्रैक करना था यहाँ पे, इस वजह से इसको मॉडरेट साइड में रख सकते हैं। दिस वाज योर लास्ट स्लाइड, और यहाँ पे अपना शिफ्ट 1 का जो टोटल पेपर का डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होता है। सो इस पूरे पेपर को डिस्कस करने में काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, क्वेश्चंस का कलेक्ट करना, फिर क्वेश्चंस को उसको बेसिकली एक बार वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद उसके सॉल्यूशंस बना करके यहाँ पे अपलोड करना। सो दिस हैज बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो होप आप इन सारे सॉल्यूशंस को फॉलो कर पाए होंगे, और हम लोग इसी तरीके से और भी वीडियोज यहाँ पे डालेंगे, जैसे अगला शिफ्ट जो आएगा उसके भी वीडियोज यहाँ पे अपलोड होंगे। सो अगर कोई भी क्वेरी है आपको, सो प्लीज़ लेट अस नो, और हम उस क्वेरी को जो है एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन अभी मैं इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पे रोक रहा हूँ। विल मीट इन सम अदर वीडियो एट सम अदर टाइम। टिल देन थैंक यू।